बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। इस वक्त आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 साल हो गए हैं उनके, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने एक देश सेवा का प्रण लिया और एक तरीके से जो 10 साल सेवा के उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं और बहुत सारी योजनाएं ऐसी रही जिनके बारे में चर्चा होती रही। लेकिन आज एक वजह से और चर्चा हो रही है और वो है ओवैसी का वो बयान, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि विवाद तो खड़ा होना ही था, क्योंकि जब जब देश में मोहन भागवत कुछ भी बोलते हैं तो उस पर ओवैसी को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है, भाईजान भड़क जाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिंदू राष्ट्र की बात की गई और हिंदू राष्ट्र पे हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की गई और कहा गया कि जिस तरह से हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, उनके बीच में एकता होनी चाहिए, इसमें किसी को भी मुझे लगता है तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर रहने की अपील की भी जाती है और सबको एकजुट रहना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया, मोहन भागवत की तरफ से आया तो ओवैसी की तरफ से आज फिर भड़काऊ बयान, विवादित बयान देने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर पर जब अपने अधिकारियों की बैठक की उसमें हिदायत दे दी, निर्देश दे दी और ये कहा कि देश में कोई भी उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं फैलाएगा और जो भी फैलाएगा किसी धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब उन्होंने तो एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते एक बात की जिसमें सभी धर्मों की बात है, लेकिन उसको लेकर के भी कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है। अब ये देश में हिंदू मुस्लिम का कार्ड आखिर क्यों खेला जा रहा है, मैं ये जानने की कोशिश आज करूंगी इस शो के जरिए कि आखिर ओवैसी को हिंदुओं की एकता से तकलीफ क्यों है और किसी के भी एकजुट होने से उनकी राजनीति क्यों खोखली साबित होने लगती है। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और खास करके तस्वीरें जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। बताओ मोहन भागवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद देश का लोकतंत्र ओवैसी तभी तक सुरक्षित है जब तक यहाँ पर सनातनियों का बहुमत है। जिस दिन सनातनियों का बहुमत खत्म होगा, ओवैसी की मंसूबा पूरा होगा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे।
तो कौन है ये लोग जो देश को बांटना चाह रहे हैं, और क्यों? आज भी हमने देखा कि राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया और उसमें एक वीडियो डाली। एक दलित के घर पर वो गए हैं और वहाँ उन्होंने खाना खाया और उस पर उन्होंने ये बात लिख दी कि आज तक लोगों को यही नहीं पता है कि दलितों के घर में खाना कैसे बनता है, वो क्या खाना खाते हैं। इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये पहली बार देश में उनकी तरफ से खुलासा हो रहा है कि किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। इससे पहले राम मंदिर के बारे में उन्होंने कहा कि दलितों को, किसानों को, आदिवासियों को, मजदूरों को, गरीबों को राम मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं दी गई जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, और सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही वहां पर जाने दिया गया। तो अब ये भी तो देश को बांटने की साजिश है ना, क्योंकि उसके बाद खुलासा होता है जब लिस्ट सामने आती है, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं। तो फिर क्यों देश में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है? चलिए, बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं जरा परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। एडवोकेट आदिल हसन जी हैं, प्रवक्ता AIMIM। मोहम्मद फरहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस पार्टी। और हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मैं जरा आदिल हसन जी, हिंदुओं की एकता से क्या दिक्कत है? अगर हिंदू एकजुट होते हैं, भाईचारा बनता है, तो दिक्कत क्या है? मैम, हिंदू कब एकजुट नहीं हुए हैं? मोहन भागवत जी को बोलिए कि हिंदू कब एकजुट नहीं हुए। अरे इस देश में प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, वाइस प्रेसिडेंट भी हिंदू है, सभी सेना के चीफ जो है वो हिंदू है, गवर्नर है, SP है, DM है। हिंदू को क्यों भड़का रहे हैं? आप अपने RSS के बारे में बतलाइए ना कि RSS का संघ प्रमुख आज तक कोई महिला, दलित, आदिवासी, OBC क्यों नहीं बना? सिर्फ अपर कास्ट का एक क्लब है क्या? मोहन भागवत जी से मेरा सवाल है, जरा धैर्य से सुन लीजिएगा। मैडम जरा सुनिएगा कि RSS जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, FCRA क्यों नहीं है? 84 ऑर्गेनाइजेशन चलता है, हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन है। होम मिनिस्ट्री के पास, देश के पास कोई डाटा नहीं है कि कैसे चलता है, कहां से पैसा आता है, विदेशी फंडिंग क्या है, स्टेट की फंडिंग क्या है। ये मोहन भागवत जी से पूछिए। मोहन भागवत जी से पूछिए कि चाइना पर क्या बोलेंगे, बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे, महंगाई पर क्या बोलेंगे। मोहन भागवत जी से पूछिए आपकी बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल जो इतना गरीब राज्य है, पूरा इन्वेस्टमेंट जो मिडिल ईस्ट से होता है, आरामको का और बड़ी बड़ी कंपनियों का, सिर्फ गुजरात में क्यों होता है? मोहन भागवत जी से पूछिए। महाराष्ट्र में नासिक है, उनके घर के बगल में 500 क्रैक उस नासिक हाईवे में आ गया है। गडकरी जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि 70% जो टोल बढ़ गया है मैडम, जो भारत सरकार 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर 5 साल में टोल लेती है, 5% फिर आप बढ़ा दिया है, उसका क्यों नहीं पूछते हैं मोहन भागवत जी से? मोहन भागवत जी से पूछते क्यों नहीं है? रत्नागिरी का स्टेशन टूट रहा है, एयरपोर्ट गिर रहा है, मॉब लिंचिंग पे मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते हैं? मोहन भागवत से क्यों नहीं पूछते हैं कि ये जो 4 लेन जो बॉम्बे टू दिल्ली बन रहा है उसमें क्रैक है? मोहन भागवत से कुछ नहीं पूछते हैं कि देश कैसे तरक्की करेगा, चाइना का घुसपैठ कैसे है, मणिपुर जल रहा है उस पर क्या बोलेंगे, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो है देश की इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें EVS वाले को फ्री में फॉर्म दिया जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए, और दलित, आदिवासी और पिछड़ा के लिए 500 रुपए फॉर्म में लिया जा रहा है। मोहन भागवत जी से पूछिए कि मोदी जी से महंगाई पर पूछ ले, नवाज शरीफ क्या क्यों चले गए थे बिरयानी खाने, पूछ लीजिए। जिन्ना के मजार पे अडवाणी जी क्यों चले गए थे, मोहन भागवत से पूछिए। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाए थे? मुसलमानों का मैप लिंचिंग क्यों हो रहा है? स्वामी नित्यानंद जो हर दिन हमारे प्रोफेट की शान में गुस्ताखी कर रहा है, मोहन भागवत उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? गौरक्षक के नाम पर कहीं तो ब्रेक लगाइए आदिल जी। आदिल जी, बहुत लंबी आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए ना, ये सब तो प्रदीप भंडारी से पूछा जाएगा। लेकिन अरे भाई, मेरा भी एक सवाल है, इसी में काउंटर सवाल है कि ओवैसी साहब को ये सब, और आपकी पार्टी ऑब्वियसली आपके नेता हैं, ये सब दर्द आपके हैं, ये समझ में आता है। लेकिन जब वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, जब वो हिंदू एकता के खिलाफ बयान देते हैं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर कभी उनका बयान आता है? श्रीलंका में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसका बयान आता है और क्या हो रहा है? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो चल रहा है, कभी उस पर एक लाइन बोलते हैं कि ओवैसी? मतलब फिलिस्तीन पर तो बोले, लेकिन इस पर बोलते हैं क्या? सुन लीजिए, आप सुनिए, मौका दिया जाए। सबसे पहले बांग्लादेश के मुद्दे पर शेख हसीना का मुसीबत नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा। बैरिस्टर साहब ने बोला 57 मुस्लिम मुल्क था, आप क्यों नहीं छोड़ दिए? ये मुसीबत क्यों खरीद लिया? आपका इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो गया कि वहां तख्ता पलट होने जा रहा है? पाकिस्तान जब बैरिस्टर साहब गए थे, नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने मोदी जी की तरह नहीं गए थे? सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और आ रहा है। बोलने दीजिए, सवाल कुछ और था मेरा।
आप कहीं और लेकर जा रहे हैं उसको। पूरा जवाब दूंगा, मैं जवाब देने के लिए आया हूं आज। आप पूछिए, पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर साहब भी गए थे और कीर्ति झा आजाद एमपी थे भाजपा के, वहां पर भारत के लिए और भारत के देश के लिए किस तरीके से ओवैसी साहब ने वकालत की, पूछिए मोहन भागवत साहब को भी दिखला दीजिए। अब फिलिस्तीन का मुद्दा महात्मा गांधी ने जुदा जब नारे लगते हैं तब वो सब बोलते हैं क्या? सरदार पटेल ने कहा, पंडित नेहरू सब ने तन कहा, से जुदा हो गए, नारे लगते हैं सड़कों पे, तब ओवैसी साहब बोलते हैं क्या आपके? कोई अलग नहीं है भारत का, सर तन से जुदा होगा, आज का नहीं है, नारे लगते हैं, रिश्ता है मैडम, पुलिस पर पथराव होता है तब ओवैसी बोलते हैं। भारत सरकार मदद भेज सकती है तो आदिल हसन जी, ये सवाल नहीं था, लेकिन चलिए मेरा सवाल वैसे ये नहीं था, मुझे पता था उस पर आप नहीं आएंगे, लेकिन मैं प्रदीप भंडारी को अब लेकर आना चाहूंगी डिबेट में। प्रदीप भंडारी, हिंदू एकता की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो AIMIM की कुछ और तकलीफें हैं, फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने बात की और यहाँ पर एक लंबी फेहरिस्त उन्होंने सवालों की आपसे पूछ ली है। तो पहले इस पर जवाब दीजिए और उसके बाद दूसरे गेस्ट के पास। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ रीमा जी कि AIMIM बड़े दलितों की बात कर रही है। ओवैसी जी के खुद के पर्सनल कॉलेज में कितने दलितों को इन्होंने रिजर्वेशन दिया? जामिया में कितने प्रतिशत दलितों को इन्होंने रिजर्वेशन दिया? इन्होंने AMU के अंदर कितने प्रतिशत दलित को रिजर्वेशन दिया? जवाब दीजिए। AMU और जामिया के अंदर क्या रिजर्वेशन को बैक करेंगे? क्या रिजर्वेशन है? तब तो नहीं बोलेंगे। मैं बताता हूं इनकी दिक्कत क्या है। ये ओवैसी जी है और इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कहा था कि एक बार पुलिस छोड़ दो, 15 करोड़ बता देंगे कि 100 करोड़ पे किस तरीके से भारी है। तो असली भड़काऊ भाषण इनका होता है। इनको दिक्कत यही है कि अगर मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी या कोई भी व्यक्ति देश की एकता की बात करे तो इनके वोट बैंक को ये डराना शुरू करते हैं। इनकी स्पीच में इन्होंने बोला CA के कारण जो है मुसलमान खतरे में पड़ेगा। मुझे बताइए, एक भी मुसलमान की सिटीजनशिप गई तो नाम बताइए। नहीं बता पाएंगे, पढ़ के नहीं आए ना। रट उठा के कोई व्यक्ति जब पढ़ता नहीं ढंग से तो एक ही स्क्रिप्ट रखता है, हर डिबेट में हर एग्जाम में वही बोलता है। बताइए, बोलिए। इन्होंने 6 महीने तक चलाया था नारा कि CA से सिटीजनशिप जाएगी मुसलमान की। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, नाम बताइए एक सिटीजनशिप मुसलमान की गई। नाम बताइए आदिल भाई, कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप गई? CA लागू हो गया ना, 300 लोगों को सिटीजनशिप मिली, किसकी गई? नाम बताओ। मैडम, प्रदीप भंडारी को बोलिए अपना क्वालिफिकेशन निकाले और मेरा निकाले, इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर तो जो आपने बयान दिए, क्या आप उनको ऑथेंटिकेट करेंगे या नहीं, बात इसकी हो रही है। आदिल हसन, बात इसकी हो रही है। आपने जो आरोप लगाए क्या वो सही है? वो सवाल पूछ रहे हैं। आदिल जी, पढ़ के नहीं आते, पूछिए प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं है। आदिल जी गोल पोस्ट मत शिफ्ट करिए। आपके नेता ने कहा था CA से सिटीजनशिप जाएगी मुसलमानों की। मुझे 5 मुसलमानों का नाम बताइए अभी किनकी सिटीजनशिप गई, बोलिए। हमारा जो स्टैंड है, अरे ज्ञान मत बांटिए, मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। 6 महीने तक ओवैसी जी ने ओल्ड हैदराबाद में हर मुसलमान को भड़काने का प्रयास किया था कि सिटीजनशिप मुसलमान की जाएगी। नाम बताओ कौन से सिटीजनशिप मुसलमान की गई? एक आदिवासी क्यों नहीं सख्त प्रमुख बना? अरे भाई बताओ किसकी गई? बस झूठ, ये इनका झूठ एक्सपोज हो गया। ये एक झूठ की फैक्ट्री है जो बैठ के ओल्ड हैदराबाद के अंदर जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां इनको कुछ माइनॉरिटी वोट करते हैं, उनमें डर और भय पैदा करते रहते हैं झूठ की दुकान के नाम पर। अपर कास्ट का क्लब है क्या मैडम? अरे आप कौन होते हो अपर क्लास की बात? रीमा जी, अच्छा इनसे पूछिए, इनके 7 MLA हैं। मैं पूछना चाहिए, आप अपर क्लास की बात कर रहे हैं, 7 MLA आपके तेलंगाना में, 2 MLA महाराष्ट्र में, सबके सब मुसलमान क्यों है? दलित क्यों नहीं है? बोलिए, आप किस हक से बात करेंगे? बोलिए। तुम तो हिंदू का ठेकेदारी की बात, अरे हम तो हर देश के 140 करोड़ देशवासियों की आवाज बात करते हैं। ट्रिपल तलाक भी हम हटाते हैं। आदिल हसन जी, एक तो आपकी बारी में कोई बोला नहीं, आप उनकी बारी में लगातार बोल रहे हैं। दूसरी बात ये, आपने सुनिए, मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब देने की बजाय आपने प्रदीप भंडारी और मोहन भागवत जी से 20 सवाल पूछ लिए। अब ये आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। सवाल पूछिए इनसे। तो आपने कहा जवाब दिया? उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपकी पार्टी में कितने दलित हैं, कितने हिंदू हैं और कितने बाकी धर्मों के लोग हैं। आप उसका सीधा जवाब दे दीजिए। एक आपको बतला दे, मेरे पार्टी का सेक्रेटरी राणा रंजीत सिंह है, वो राजपूत समुदाय से आते हैं। मेरे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 7 के 7 मुस्लिम है। CA के नाम पे 6 महीने तक झूठ बोला और टोल के नाम पे थोड़ा पढ़ लिख के आइए करिए। 20 किलोमीटर इनिशियली में टोल नहीं है, कब तक ये झूठ की दुकान चलाएंगे? जो बैरिस्टर साहब का घर है विधानसभा से, इसको जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये जानकारी आपने एक्चुअली अब बताइए, देश को भी नहीं पता थी ये सब बातें। आप जो बता रहे हैं कि बाकी पदों पर बाकी धर्मों के लोग भी हैं AIMIM में, क्योंकि आज ये सवाल इसलिए उठा, एक सेकेंड आदिल जी, ये सवाल इसलिए उठा कि आज मैंने जब ओवैसी को सुना
तो ओवैसी ने क्या बोला, इनके हिंदू, उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू समाज, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी अपने हिंदुओं के बारे में बात करते हैं। अब अगर उन्होंने हिंदुओं को नरेंद्र मोदी का कह दिया है तो फिर तो ये बात उन्होंने अपने ही मुंह से कह दी ना कि उनकी पार्टी में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। उन्होंने खुद बोला आज कि इनके अपने हिंदू। अरे भाई उन्होंने खुद बोला आज, आपने सुना ही नहीं उनका भाषण। सुन लीजिए मैडम, जज्बाती नहीं होइए। सीमांचल में वैसी, सीमांचल में नरेंद्र मोदी आए थे, पूरे सीमांचल के लोग को घुसपैठ कहते, वहां पर हिंदू भी रहता है, वहां पर दलित भी रहता है, पिछड़ा रहता है। जी सीमांचल में मेजॉरिटी 50% तक मुस्लिम समाज आता है। ये क्या पूरी डिबेट के अंदर सोच रहे हैं कि ओल्ड हैदराबाद के अंदर बात कर रहे हैं? भाई एक नेशनल चैलेंज पे आप डिबेट कर रहे हैं, एक हर के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं। चुप करवाइए, क्यों बोल रहा है बीच में? इसको बहुत मिर्ची लगती है जब आप भी तो बीच में बोले। और एक तो भाषा का ध्यान रखिए, भाषा का ध्यान रखिए, भाषा का। आदिल जी, इस तरह की भाषा यहाँ नहीं बोली जाती है, थोड़ा भाषा का ध्यान रखिए, बीच बीच में नहीं। मोहम्मद फरहान, मोहम्मद फरहान, ओके ओके आदिल जी, इनके संस्कार आ गए पढ़े लिखे व्यक्ति के। ओके मोहम्मद फरहान आ गए संस्कार। ये रनिंग कमेंट्री मत कीजिए प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। लेकिन आदिल जी, रनिंग कमेंट्री नहीं होगी। मैं अब जरा मोहम्मद फरहान को डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। मोहम्मद फरहान, झूठ की दुकान, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऐसा ही कुछ तो आपकी पार्टी में भी चल रहा है ना इस वक्त। मतलब हिंदुओं को आने दिया जाता है, हिंदुओं में बंटवारा किया जाता है, दलित हिंदू हैं, कौन से हिंदू हैं, ये एक अलग तरीका का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। तो देश को बांटेंगे या देश को जोड़ेंगे, अब तो बात उसकी खड़ी हो गई है ना। देखिए रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू की बात करती है और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यही सबसे बड़ा अंतर है। और रही बात बांटने की, तो इतिहास गवाह, जब संविधान सभा की तीसरी मीटिंग चल रही थी तो संविधान सभा की उस मीटिंग में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि अध्यक्ष जी, जब तक इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना नहीं आते हैं या नहीं सम्मिलित होते हैं, तब तक यहाँ पर कोई भी ऐसा मजबूत एविडेंस पास नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी मजबूत प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कही हुई बात है। तो उस वक्त भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोहम्मद अली जिन्ना और बंटवारे के पक्ष में थे, तब उन्होंने खड़े होकर कहा। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, तो इसका जवाब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जवाब, पंडित नेहरू जी उठ के खड़े हुए और जवाब देना चाहा तो मौलाना आजाद साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं आप नहीं जवाब देंगे, आप बैठिए, हम देंगे, बात हमारी है। उन्होंने कहा मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं अनारकल, यहाँ पे कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा, मोहम्मद अली जिन्ना आए या ना आए, मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित हो ना हो, सारे अहम प्रस्ताव पारित होंगे। और ये एविडेंस है मैडम, आप अगर कहेंगे तो मैं इस एविडेंस को जिसको दिखाना होगा मैं दिखा सकता हूं। और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है, बांटने का काम कर रही है। आज जिन्ना नहीं है, मगर जिन्ना के दर पर जिन्ना के ऐसे तमाम लोग टहल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ देने को तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम बांटना काटना यही सब पर काम करती है। और उसे ये लगता है ये करने से हिंदुस्तान मजबूत होगा, हिंदुस्तान राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मैंने तो सवाल ये पूछा था आपसे, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं फरहान जी? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो तो पूरा देश देख रहा है। क्या? और कल आपको दिखेगा भी रिजल्ट में कि हम 2-2 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की ही देन है और उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का देन है। उन्होंने झूठ को बेनकाब करने का काम किया है और झूठ को बेनकाब करके जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी आज घुटनों के बल लेट गई है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब कुछ झूठ बचा नहीं हुआ। ठीक है, प्रदीप भंडारी जवाब देंगे, फिर मैं मनोज जी का करूंगी। रीमा जी, मैं चाहूंगा कि जब अपोजिशन के प्रवक्ता बोलते हैं तो मैं शांति से सुन रहा था, ये बीच बीच में हैकल करते हैं, तो आप इनको निवेदन करिए कि हैकल ना करे, अदरवाइज मैं इनको पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, जब आदिल हसन के बीच में बोल रहे थे। पहली चीज ये कह रहे थे नेहरू जी की, जी हाँ, नेहरू जी इतने ज्यादा सेक्युलर थे कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
सोमनाथ मंदिर में जाने के लिए इनॉग्रेशन की बात कर रहे थे, नेहरू जी जो है उसको वो रोक दिया, उन्होंने बोला नहीं नहीं मत जाओ। नेहरू जी इतने सेक्युलर थे कि वो जाके हिंदू कोड बिल लेके आए। नेहरू जी इतने सेक्युलर थे कि नौकाली के अंदर जब 400 हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है तो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास उनकी सरकार कर रही थी। नेहरू जी इतने सेक्युलर थे कि बाबा साहेब अंबेडकर अमृतसर के अपने भाषण के अंदर बोलते हैं कि मिस्टर नेहरू हैज बिकम अ मुस्लिम मैनियाक। नेहरू जी इतने सेक्युलर थे कि जब दलित जो है वो स्वीपर की नौकरी कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर और बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू जी को पत्र लिखा था कि अपने दलित भाइयों को हिंदुस्तान के अंदर ले आओ, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो नेहरू जी ने एक कार्रवाई नहीं करी। कांग्रेस पार्टी इतनी सेक्युलर है कि सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बोलने वाले उदयनिधि स्टैलिन के साथ में अलायंस करते हैं और कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी इतनी सेक्युलर है कि जब बंगाल के अंदर एक 11 साल की बेटी के साथ में रेप हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अग्रेसर जो है वो इनके वोट बैंक से आता है, विक्टिम जो है वो हिंदू है। कांग्रेस पार्टी इतनी सेक्युलर है कि राहुल गांधी को मंदिर ऐसे स्थान दिखते हैं जहां पे हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। ये क्या बात करेंगे, किस मुद्दे से बात करेंगे? 70 सालों तक ये संविधान की बात करते हैं, परंतु संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये संविधान का ढोंग करते हैं। ये संविधान को इन्होंने लेटर एंड स्पिरिट में 70 साल तक जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण दलितों का नुकसान हुआ, देश के अंदर आतंकवाद फैला। ये किस मुंह से बात करेंगे? बात रही चुनावों की, ये लोग 99 सीट की पार्टी है, 50 चुनाव इनके लीडर हार चुके हैं, और उसके बाद भी अगर ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि जीते हुए, तो भाई इनको ये मुबारक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये रखे। मैं इनसे आदिल हुसैन से एक सवाल पूछना चाहूंगा। इन्होंने आपके सवाल में मेरे से सब सवालों का जवाब दिया, मैंने हर सवाल का जवाब दिया। टोल पहले 20 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं लगता, इनको नहीं पता है। महाराष्ट्र के अंदर 42% एफडीआई आता है, जो गुजरात से ज्यादा है। अब मुझे बताइए, एक भी इनका हिंदू एमएलए नहीं है, दलित एमएलए नहीं है, इनको जवाब प्लीज दे दीजिए। ये इतनी बातें इन्होंने करी, क्या सीए में एक भी मुसलमान की सिटीजनशिप गई? अगर नहीं गई तो ओवैसी जी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, और ये सिर्फ झूठ की दुकान है, और आज देश की जनता को इनकी किसी बात में विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक इन्होंने मुसलमानों से झूठ बोला। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी सिटीजनशिप गई, एक। आदिल जी फिर मैं 10 सवाल का जवाब दूंगा। जी मैं थोड़ा सा जवाब आ रही हूँ फरहान जी, एक मिनट, एक करके आते हैं। पहले आदिल जी, फिर आपके पास। आदिल जी। मैडम, प्रदीप भंडारी को जानकारी में इजाफा कर ले, जब हैदराबाद में पहली बार मौका मिला था एमआईएम को, तो मेयर किसी दलित कम्युनिटी को बनाया था, वो राजेंद्र जी थे, वो दलित कम्युनिटी से आते थे। दूसरी बार भी हमने दलित कम्युनिटी को दिया, तीसरी बार भी एक भी इस वक्त 7 एमएलए के नाम बताओ, और बताओ कौन सी सीए से मुसलमान की सिटीजनशिप गई? ना 6 महीने तक झूठ बोला देश में, बताओ ना, नाम बताओ, बोलने दो। हाँ नाम बताओ, कौन सी मुसलमान की सिटीजनशिप गई? प्रदीप भंडारी बोलने दो। हाँ बोलिए, जज्बाती मत हो, बोलने दो। जाकर मैडम पता कर लीजिए, जब हमने लोकसभा लड़ा, 8 सीट पे लोकसभा लड़ा, जिसमें अखिलेश्वर शर्मा साहब, दीनानाथ मांझी जी दलित कम्युनिटी से आते हैं, अखिलेश्वर शर्मा साहब भूमियार कम्युनिटी से आते हैं, राणा रंजीत सिंह साहब राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। हमने उनको 7 एमएलए इनके मुसलमान है, घुमा रहे बात को, और ये नहीं बता रहे सीए से कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप गई। ये सिलेबस के बाहर का एग्जाम है, नहीं पढ़ के आए, पढ़ लिख लो, इसीलिए होता है जब अच्छे से पढ़ लिख के नहीं आते। बताओ ना मुसलमान की किसकी सिटीजनशिप गई सीए से? ओवैसी जी ने आज भी भाषण दिया, कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप गई? अरे मेरे मित्र, कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप गई? कौन से मुसलमान भाई की सिटीजनशिप गई? कौन से मुसलमान भाई की सिटीजनशिप गई? राष्ट्रीय पार्टी है नीति। अरे मेरे भाई, कौन से, निजी हमने करो, आपको शिक्षा सिखाई, कौन से मुसलमान भाई की सिटीजनशिप गई जो ओवैसी जी ने बोला? एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। अरे मेरे भाई, कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप गई सीए के कारण? नहीं पढ़ लिख के आते, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, तुम्हारे साथ यही दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी से सवाल करने में चेहरे का फाख्ता उड़ जाता है। पूछो नरेंद्र मोदी से, एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। नरेंद्र मोदी से कोई बात नहीं, जब नहीं पढ़ते ऐसा होता है, ठीक है। झूठ एक्सपोज हो गया जनता के सामने, सबका विश्वास क्यों खोखला है? नहीं। अच्छा, मनोज जी का मुझे रोक करना है अभी। मनोज जी क्योंकि फ्रेम से चले गए थे, वापस आ गए। लेकिन आदिल जी, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा जब खुद सवाल करते हैं ना, तो जब खुद पर सवाल आते हैं तो उसका जवाब देने की भी आदत होनी चाहिए। आप तो सिर्फ हमलावर हो रहे हैं, लेकिन जवाब भी देने पड़ते हैं डिबेट में आकर। आप दीजिए सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। मनोज यादव जी, पूछिए मुझसे, आप पूछिए सवाल, मैं जवाब देने के तैयार। अरे भाई, सीए से किस मुसलमान की नागरिकता जा रही है, उसको लेकर सवाल किया गया, लेकिन वो जवाब नहीं आया। हिंदू एकता पर, अरे भाई, हिंदू एकता से आपको क्या खतरा है, उस पर जवाब नहीं आया। लेकिन मैं मनोज यादव जी का रुख करना चाहूंगी। अब 1 मिनट रुकिए। मनोज जी, मैं जरा शुरुआत इसी से करूंगी। आपको अभी तक पता था कि दलित के घर में क्या खाना बनता है, क्या खाते हैं दलित, उनका आहार क्या होता है, ये पता था आपको या नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल बड़ा सवाल है, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आज तक किसी को पता ही नहीं था देश में।
सवाल मैं मोहन भागवत से शुरू करूंगा, जो कि बड़ा बयान मोहन भागवत जी का है। ये छोटा और बयान है। उन्होंने हमारे परिप्रेक्ष्य में कहा। हाँ। हमारे परिप्रेक्ष्य मतलब हिंदुओं एक हो जाओ, तो हिंदू तो मैं भी हूँ, तो जरूर मेरे प्रॉफिट की बात कही होगी उन्होंने, इसी वजह से कहा हिंदुओं एक हो जाओ। मैं एक होना चाहता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को समझाते क्यों नहीं हो? क्या यादव हिंदू नहीं होते हैं क्या? या क्षत्रिय हिंदू नहीं होते हैं? ब्राह्मण हिंदू नहीं होते हैं क्या? ये बात मोहन भागवत जी को पूछनी चाहिए। चलो किस बात के लिए एक हो जाए? धर्म के लिए, चलो एक हो जाएंगे। अब हमने तो कभी विभेद किया नहीं, लेकिन एक बात रीमा जी मुझे बताइए, जब हिंदुओं के आरक्षण, ये तो मुस्लिम साथी बैठे उनका तो कोई लेना देना नहीं आरक्षण से, जब हिंदुओं के आरक्षण की बात आती है तो चाहे प्रदीप भंडारी हो, चाहे हमारे भी और साथी बैठे हैं, या बीजेपी का कोई नेता हो, वो जो आरएसएस वाले हैं, वो सब विरोध क्यों करने लगते हैं? क्या दिक्कत है भाई? हिंदुओं को तो आरक्षण मिल रहा है, यादव को मिल रहा है, पटेल को मिल रहा है, मौर्य को मिल रहा है, कुशवाहा को मिल रहा है, और दलितों में भी हिंदू उनको भी कहा जाता है, उनको मिल रहा है। तो ये विरोध क्यों करते? कौन विरोध करता है? कौन कर रहा है विरोध? कौन हिंदू है? वो कौन कर रहा है हिंदू जो विरोध? विरोध करते हैं? किसने विरोध किया? वो कौन हिंदू? यही तो मेरा यही तो सवाल मैं जानना प्रदीप चाहती भंडारी हूँ। को था ना। कौन कर रहा है विरोध? कौन है वो हिंदू लोग जो पिछड़ों के आरक्षण का विरोध करते हैं? राहुल गांधी तो नहीं, वो ऐसी तो नहीं है। वो इतना राहुल गांधी है, मैं बता रही हूँ ना नाम, राहुल गांधी। अच्छा, तो आरक्षण 14% एमपी में, 14% झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 28% किसने नहीं किया? राहुल गांधी की सरकार ने। उन्होंने तो राज्यपाल को भेज दिया। क्यों? राज्यपाल किसने बनाए? और अभी कह रहे थे प्रदीप भंडारी जी, और कह रहे थे अरे भैया जामिया मिलिया में आरक्षण नहीं दिया। तो क्या ओवैसी चांसलर बैठे हैं बने क्या? या ओवैसी ने बनाया चांसलर? कौन बनाया है चांसलर? कौन बना कर रहा है जामिया मिलिया में आरक्षण न दिया जाए? कौन नियुक्त करता है? इन यूनिवर्सिटीज में, इन विश्वविद्यालयों में कौन बैठालता है कुलपति? किसने बना कर रखा है? ये जो गोल गोल घुमाते हो और ओवैसी बनाम हिंदू हिंदू को मुसलमान करना चाहते हो, इसमें मारा तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा। क्यों हिंदू को इकट्ठा करना चाहते हो? हाँ, हिंदू इकट्ठा होना चाहता है। किसके खिलाफ? मुसलमानों के। ये तो संविधान के विरोध की बात है। क्या मोहन भागवत से सवाल कोई पूछेगा कि संविधान के विरोध में कैसे बयान दे सकते हो? क्यों? संविधान की किस धारा में लिखा है कि हिंदू एक हो जाओ? किसके खिलाफ एक हो जाए? दीवार के खिलाफ, सदन के खिलाफ, धरती के खिलाफ? किसके खिलाफ एक हो? बताया ना मोहन भागवत। मोहन भागवत का एक दिव्य ज्ञान कहां से आया? जहां तक मनोज जी, मैं समीर जी का मुझे रुक करना है, लेकिन आपने बात ऐसी कर दी है, मुझे लगता है जहां तक मोहन भागवत जी का बयान देखा गया, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। इससे पहले भी उन्होंने कभी हिंदुओं, उनका तो ये कहना है, उनका तो ये कहना है हिंदू और मुसलमान सब एक ही हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ वाली बात आ कहां से गई? मुझे नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं ना रीमा पराशर जी, किसके खिलाफ हिंदू एक हो? देखिए रीमा जी, हाँ, किसके खिलाफ? चलिए समीर चौगांवकर जो संघ को बहुत बेहतरी से जानते हैं, एक बार उनको जरा फ्रेम में ले आता हूं। हाँ, ये वही समाजवादी पार्टी है, जब एक डकैत मारा जाता है पुलिस एनकाउंटर में, तो उसमें उनको नजर आता है कि वो यादव था, उसमें उनको यादव नजर आता है। जब वो एक बेटी के साथ बलात्कार करता है इन्हीं का एक मोहित खान, तो उसमें उस समय उनको मुसलमान नजर आता है, उसमें उनको बलात्कार नजर नहीं आता। उसको कहते हैं डीएनए करवाई है। आप देखिए, जब इन्हीं के कन्नौज में एक बलात्कारी पकड़ाई में आता है, इन्हीं के पार्टी का नेता पकड़ाई में आता है, तो ये यादव नजर आता है। उसके अंदर जाति की राजनीति ये करते हैं, इन्हें पता है मुसलमान और यादव समाजवादी पार्टी का वोट देंगे, तो बस मुसलमान और यादव को छोड़ दो। आप मुसलमान और यादव का कोई अपराधी निकलेगा तो हम उसकी जाति देखेंगे कि देखो साहब यादव के साथ क्या हो रहा है, देखो साहब मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बाकी अगर किसी के साथ होगा तो ये बात नहीं करेंगे। अब इनकी बात का जवाब देना, एआईएम के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, लगातार दलितों की बात कर रहे थे, तो जरा ये बता दें, इन्होंने जो बात, एक मिनट, मनोज जी का पॉइंट ये है, क्या मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही गई है? पहले ये क्लैरिफाई कर दीजिए। अच्छा, जवाब राष्ट्रीय मोहन भागवत जी ने जो कहा वो हेगड़ेवार जी बहुत पहले कह चुके थे, जब मुसलमान जिन्ना के नेतृत्व में इकट्ठे हो रहे थे और सीधी कार्रवाई की धमकी दे रहे थे। हिंदुओं का जब कत्लेआम हुआ था तो हिंदुओं को इकट्ठा किया गया था कि हम डरेंगे नहीं लेकिन डराएंगे नहीं। और ये जो अभी आपका जो सड़कों पे निकल रहा है आपके लखनऊ में और बाकी जगह कि सर तन से जुदा, वो कौन कर रहा है? सर तन से जुदा की बात कौन कर रहा है? ओवैसी के भाई कहते हैं कि हम सारे मुसलमान दिल्ली का कुछ करेंगे, और ओबीसी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जरा बता दें, वो दलितों की बात कर रहे थे, कितने अध्यक्ष बना दिए हैं इनके दलित। दादाजी, दादाजी हैदराबाद से सांसद,
उसके बाद पिताजी सांसद, उसके बाद ओबीसी सांसद, क्या किसी दलित को एआईएम का अध्यक्ष बनाया गया इन्होंने? ठीक है प्रदीप भंडारी, एक सेकंड, क्योंकि प्रदीप भंडारी, मनोज जी बीच में नहीं मनोज जी, आप ही का जवाब ले रही हूँ मैं। प्रदीप भंडारी, यादवों पे ज्ञान बता रहे थे। प्रदीप भंडारी, यादवों पे ज्ञान। ओके, जवाब सुनिए, अब सवाल किया, जवाब सुनिए प्रदीप भंडारी। इनको बता दो समीर चवरकर को। वो सुन रहे हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब सुन रहे हैं, उनको सब सुनाई दे रहा है। अब रुकिए एक सेकंड, प्रदीप भंडारी, अरे जवाब। अरे मनोज जी, तो पवित्रता की तरफ चले जाओगे। मनोज जी, समीर जी दोबारा मेरे सामने ज्ञान मत बताना। चलिए मैं जवाब दे। मनोज जी इतने वायलेंट क्यों हो रहे हैं आप डिबेट पे? समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। डिबेट क्यों करने लगे? मैंने तो सवाल पूछा था किसके खिलाफ एक होना है। अच्छा चलिए अब मैं जवाब देना चाहता हूँ, आपके लॉजिक को आगे ले जाता हूँ। मनोज जी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने यूपी में रिलैक्स करिए, इतना मत वायलेंट होइए, पानी पीजिए, तबियत के लिए ठीक रहेगा पानी पीना, इतना मत वायलेंट होइए। अभी आदिल जी आ गए, आदिल जी आ गए, अब इनकी बात है कि तुम्हारे सारे प्रवक्ता बीमार हो गए। अरे ठीक है, हो गया सामने। ठीक है, एक मिनट समीर भंडारी जी सुन लो। हाँ बीजेपी के हेड से बताओ। फरहान जी रुकिए, आप ही की बारी आएगी, रुकिए जरा एक मिनट, सब लोग बीच में बोल रहे हैं। पूरी हो जाए, मुझे पानी पीने का मत देना। गौरव भाटिया से पूछ लेना कितना पानी पिलाया मनोज यादव ने। मनोज जी क्यों पर्सनल हो रहे हैं आप? मनोज जी क्यों पर्सनल हो रहे हैं? जरूरत नहीं है अच्छा उसकी, ठीक है, जरूरत नहीं है। अब रुकिए एक अब मिनट, मनोज जी को पानी नहीं पीना, कुछ और पीना है, तो वो उनके संस्कार और प्रवृत्ति। पहली बार पता चला कि मनोज जी को पानी के अलावा कुछ और अच्छा लगता है। कोई बात नहीं मनोज जी, वो आपके संस्कार है, हम तो पानी पीते हैं। सुनिए ठीक है, पालक हूँ। अच्छा अब जवाब दे दें कि ये, अरे अब मैं जवाब दे दूं इनका। अरे मनोज जी किसी और को जाके धमकाओ, समाजवादी पार्टी नहीं है मनोज जी। क्या चल रहा है भाई ये मनोज जी? इनको क्यों बताइए ऐसे करना है, क्यों करना है ऐसे? इनको समझाइए, अखिलेश यादव के सामने 3 नंबर एक्स्ट्रा नहीं हो जाएंगे सब करके। चलिए गुंडे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में फर्क नहीं। मेरे को 10 सेकंड का जवाब देने दीजिए। एक मिनट भंडारी सुन लो। अरे मनोज जी आवाज, मनोज जी सभ्यता से बात करिए, मनोज जी सभ्यता से बात करिए। अरे गुंडे कैसे आ गए? चलिए भाई ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए आज की पंचायत। छोटा सा बोलिए। आपने क्यों गुंडा कहा? मैंने कंटा, अरे मैंने कहा गुंडे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में तो फर्क होना चाहिए। आप अपने को गुंडा क्यों मान रहे हो? तो मैं हूं नहीं। छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए मुझे लगता है कि अब पर्सनल कमेंट्स नहीं होंगे, इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। मनोज जी आपने जो बात कही और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए आज बहुत ऐतिहासिक बात है। मनोज यादव जी ने मान लिया कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब भी MY वोट के उनके सब विचारक बात करते थे और अखिलेश यादव जी जब भी मुसलमान यादव वोट की यूनिटी की बात करते थे तो वो बाकी समाज के खिलाफ बात करते थे। मतलब आज मनोज जी ने मान लिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमान और यादव समाज को बाकी सब समाजों के खिलाफ भड़काने का प्रयास करती है। ओपन एडमिशन आपके शो पे हो गया, पॉइंट नंबर 1। क्योंकि हमने तो हिंदू एकता की बात करी थी, पर मनोज यादव जी किसी के खिलाफ की बात कर रहे हैं। मतलब इतने सालों से इनकी पार्टी समाज के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात की, ये कह रहे हैं कि जामिया के अंदर समाजवादी पार्टी जो 2011 में यूपीए सरकार अमेंडमेंट लेके आई थी जिसके तहत रिजर्वेशन वहां से हट गया था,
मतलब क्या मनोज यादव और समाजवादी पार्टी ऑफिशियली ये कह रही है कि मुसलमानों के हक को छीन के वो दलितों के हक को देगी, और अगर ऐसा बिल आएगा जिसमें रिजर्वेशन जामिया और एएमयू में होगा तो समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी? ये जरा इनसे अपने पार्टी के लेटर हेड पे लिखवा दीजिए, वरना यही संसद के अंदर हल्ला करेंगे। दूसरी बात ये लिखवा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं अगर ये अपने पार्टी के लेटर हेड पे लिखवा दे अखिलेश यादव जी के सिग्नेचर से तो मैं मान जाऊंगा। पॉइंट नंबर 2। अब मैं बात करना चाहता हूं जो ये आदिल जी घुमा रहे थे इधर से उधर, नहीं एक एक करके अभी आपने मनोज यादव से एक सवाल किया, एक बार उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आदिल जी लिखेंगे ऑफिशियल मनोज यादव जी। बिल्कुल, देखिए मैं इसलिए बिंदु पे जरूर लेके आया था बीजेपी को, और वो समाजवादी पार्टी पे ठीक रहा। फिलहाल 10 साल से सत्ता आपकी, 11वें साल में प्रधानमंत्री तीसरी बार मौज काट रहे हैं उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज में, यहाँ ऐसे मौज काटना कहते हैं। आपको किसने मना किया? आप ही तो कह रहे थे ना आरक्षण वहां दलितों को कम मिलेगा। सत्ता में आप जवाबदेही मेरी कैसे? हम दे रहे हैं, हाउ कैन पॉसिबल? निश्चिंत रहिए, हमारे तक रहते हुए आरक्षण नहीं जाएगा। भविष्य में क्यों गोते लगा रहे हो भैया? अरे मैं पूछ रहा हूँ ऑफिशियल लेटर, आपका ऑफिशियल लेटर हेड पे कब आएगा ये? आज की परिस्थिति क्या हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं? ऑफिशियल एएमयू पूछना ना, मनोज जी हमारी सत्ता नहीं है। आप अखिलेश यादव जी के सिग्नेचर के साथ ये ला सकते हो? मलाई आप खा रहे हो, 8,000 करोड़ के जहाज से आप बोल रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों से। मनोज जी चलिए एक और ओपन चैलेंज। मनोज जी बता रहा हूँ, रुक जाओ प्रदीप जी, रुक जाओ, चलिए बोलिए एक मिनट में, मैं एक लाइन बोलिए। मेरा एक सिर्फ सवाल है, आखिर हिंदू इकट्ठा होगा तो हिंदू को क्या मिलेगा? बाबा जी का घंटा, कुछ और क्या मिलेगा? आरक्षण 28 से बचा के 50 कर दोगे? हिंदुओं की बड़ी आबादी का सवाल है कि भैया हमारी जाति गणना करा दो, हम झगड़ा नहीं करना चाहते आपस में। हिंदू कब कराओगे? सवाल है हिंदुओं का, कब कराओगे? बताओ प्रदीप भंडारी। चलिए मनोज जी, लेकिन ये जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं ना, बड़ी ऑब्जेक्शनेबल होती है नेशनल टीवी पर बैठ करके, सही नहीं होती है। मैं आपको टोकूंगी इस बात पर कि आप बार बार ऐसी नहीं बोलते हैं। नेशनल टीवी पर बोलने की एक मर्यादा होती है, मर्यादा का सबको पालन करना पड़ता है, और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, फरहान जी के पास जाना है, लेकिन क्विक रिएक्शन आ रही हूँ आदिल जी, प्रदीप भंडारी। आज ये देश देख रहा है कि मनोज यादव जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अपने परिवार में किसी के साथ भाषा का प्रयोग नहीं करता, ये इनकी प्रवृत्ति है। अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि ऑफिशियल लेटर हेड पे कि अखिलेश यादव जी के सिग्नेचर के साथ में जेएमयू और एएमयू के अंदर, जामिया और एएमयू के अंदर रिजर्वेशन बैक करने की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, नहीं कर पाए अब मैं इनके मित्रों में समझ सकता हूं। अखिलेश यादव जी एक भी चुनाव नहीं जीते जब से उन्होंने सत्ता संभाली। रिलैक्स करिए, मत इतना बौखलाइए। अरे आपको सुन रहा था, रीमा जी देखिए तो सुनते भी नहीं है। ये क्या है? ये कुछ समाजवादी पार्टी का इंटरनल कोर्ट नहीं चल रहा। शर्मा ने समाजवादियों पार्टी के खिलाफ इतना गंदा कैसे लिखा? अरे मिनिस्टर मनोज जी, आपकी पार्टी जब 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान को बैक करती है, पार्टी से नहीं हटाती और डीएनए टेस्ट की बात करती है, इससे आपकी प्रवृत्ति समझ में आती है। मनोज जी बात उसका डीएनए नहीं मैच हुआ। देखिए अब ये कैसी अच्छा, ये टॉपिक से हम लोग भटक रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट मनोज जी, इन्होंने एक पूछा, एक तो ये इतना उत्तेजना क्यों आ रही है शो के दौरान, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक सिंपल तरीके से डिबेट हो सकती है, लेकिन इतना एग्रेशन किस लिए मनोज जी? आराम से बात कीजिए ना, आराम से बात हो सकती है। नहीं अब रुकिए, ये सही सवाल, अब सही है, अब सही है। नहीं, अब पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। मोहम्मद फरहान बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको जरा डिबेट पे लाऊंगी और उसके बाद वो जवाब दे। अब ये आप दोनों की पर्सनल यहाँ पर डिबेट नहीं चल रही है ना? नहीं, जवाब तलब हो चुके हैं और जवाब मैं ले लेती हूँ अब थोड़ा सा। मोहम्मद फरहान, ओके। जब सबसे पहले अब रुकिए मनोज जी, क्यों गुंडा कहा गया? रुकिए। कोई रोका इनको? उत्तर प्रदेश पर चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर। ये सारी सवाल आप योगी आदित्यनाथ से पूछ सकते हैं। अब जरा रुकिए एक सेकंड। नहीं, गुंडा क्यों कहा? चलिए, क्यों गुंडा कहा? रीमा जी जरा एक मोहम्मद फरहान, ओके। प्रदीप जी एक मिनट। रीमा जी, मैं बड़ी धैर्य के साथ भंडारी जी ने जो भी बातें कही मैंने उसको सुना, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि मैं जो बातें कहूंगा भंडारी जी उससे भी बड़ी धैर्य से सुने, क्योंकि मैं बड़ी शालीनता से डिबेट करता हूं। देखिए, एक बिंदु तो आज भंडारी जी सबके सामने नेशनल मीडिया पर रखा हूं, और ये हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की विचारधारा की बहुत बड़ी जीत है कि जो
संविधान को कल तक भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की बात कर रही थी, और जिस संविधान को माननीय राहुल गांधी जी अपने माथे से लगाकर पूरे भारतवर्ष में टहलने का काम किया और कहा कि हम किसी भी कीमत पर, एक मिनट प्लीज, किसी भी कीमत पर इस संविधान को, नैरेटिव था वो मोहम्मद फरहान जी, फेक नैरेटिव था ना? कब हुआ ऐसा? किसने कहा संविधान खत्म कर देंगे? प्रधानमंत्री का कोई बयान आया था क्या ऐसा? नहीं, लेकिन आपने फिर एक बात कही ना, जनता के बीच आप लोग ये बोलते हैं, समझ में आता है, लेकिन नेशनल टीवी पर नहीं चलेगा। हाँ। रीमा जी प्लीज देखिए, सुन लीजिए रीमा जी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मेरा जो भी मेरी बात है, मेरी जो भी अभिव्यक्ति है वो भंडारी है। प्लीज आप उसके बाद आप पूछेंगी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर चलिए ठीक है, मैं जवाब दूंगा। जिस संविधान को अपने माथे से लगाकर माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में बताए कि किसी भी कीमत पर हम इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे, ना इस देश के संविधान को मिटने देंगे, और आज उसी संविधान को भंडारी जी अपने माथे से लगाकर पब्लिकली दिखा रहे हैं। ये मेरे नेता माननीय राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी विचारधारा की जीत है। इससे पहले कभी संविधान का किसी ने सम्मान नहीं किया कि आज पहली बार हुआ है? मोहम्मद फरहान जी, खत्म करेंगे। राहुल गांधी के आने से पहले क्या संविधान को मानने वाले लोग खत्म हो चुके थे? देखिए एक मिनट मैडम सुन लीजिए। अरे आप ऐसी बात करेंगे तो अब टोकना पड़ेगा ना फिर। आपके देखिए आप तो सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं। रीमा जी जब भंडारी जी बोलते सब आदमी टोकती। और अभी अमेरिका में राहुल गांधी ने क्या कहा था? समय आने पर संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को हम खत्म करेंगे। तो लीजिए, तो ये तो हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार ही आप छीन ले रहे हैं। अरे अभिव्यक्ति में ऐसी बातें नहीं होती हैं जिससे दूसरे लोग आहत हो जाएं। अब बोलिए, चलिए बोलिए। जनता पार्टी ने संविधान बोलिए मैडम, कान फट जाएगा अगर आप सुन लेंगे तो। संविधान के बारे में पब्लिकली कैसी कैसी बातें की, मनोज भाई गवाह हैं इस बात के, कैसी कैसी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग ने संविधान के बारे में की। बताइए क्या कहा, बताइए ना। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि इस बार सत्ता में आएंगे, 400 पार की सरकार बनेगी और संविधान को फाड़ के फेंक दिया जाएगा, ये तक बातें कही। बिल्कुल सही बात। तो मेरे खिलाफ आरक्षण को खत्म कर मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे का साथ ले रहे हैं, तो ये क्यों होता है कि जब कोई भी अनैतिक काम होता है उसमें या तो कांग्रेस के आते हैं, समाजवादी पार्टी के आते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। अभी ड्रग्स दिल्ली में पकड़ाई में आई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करा कि कांग्रेस उस पैसे से, ड्रग्स के पैसे से हरियाणा का चुनाव लड़ रही थी, और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ाई में आई थी। वो नकली नोट 2027 के चुनाव के लिए कौन इस्तेमाल करने वाला था? अखिलेश यादव 2027 का विधानसभा चुनाव नकली नोटों के आधार पर लड़ने वाले थे। नहीं, मोहम्मद फरहान जी, संस्कृति प्रकोष्ठ के अधिकारी पकड़ाए गए समाजवादी पार्टी के। चैनल पर कोई बलात्कारी हो तो समाजवादी पार्टी का नेता आएगा, ठीक है, नकली नोट मिलेंगे तो समाजवादी पार्टी का नेता आएगा। जब भी कोई बयान दिया जाता है ना, उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए कि उसमें सच्चाई है या नहीं है। यही बात मैंने आदिल जी से कही, यही मनोज जी से, यही प्रदीप भंडारी, और यही मैं आपसे कहूंगी मोहम्मद फरहान, कि नेता का नाम बताइए, इस बात की पुष्टि कीजिए, और तब कोई सबूतों के आधार पर ही चैनल पर बैठकर कोई भी आरोप लगाने चाहिए। अब आपने इतना बड़ा संविधान को लेकर बयान दिया ना, उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए। हाँ रीमा जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। यही उत्तर प्रदेश, हाँ, जो 400 पार का उत्साह था ना भारतीय जनता पार्टी का, जो उत्साह मिट्टी में मिल गया, जो अहंकार, जो घमंड था, वो अलग बात है, ये अलग बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम मौजूदा, और उनके कई ऐसे नेता, कई विधायक, कई मंत्री खुलेआम कह रहे थे कि नहीं, संविधान को बदलेंगे हम, और जनता ने वो दिखाया, और दलित भाइयों ने ये दिखाया कि किसी तरीके से इनको बेनकाब करने का काम किया, कि आज भंडारी जी को टीवी चैनल पर बैठकर संविधान दिखाने की मजबूरी आ गई। संविधान दिखा रहे हैं, वही संविधान को राहुल गांधी जी हमारे लेकर चल रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की विचारधारा की और उनकी लोकप्रियता की बहुत बड़ी जीत है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। जवाब सुन लीजिए, इससे पहले संविधान की क्या आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, अब जवाब सुनिए ना। मोहम्मद फरहान जी, जवाब सुनिए। मेरा दूसरा पॉइंट बोल दूं, उसके बाद भंडारी जो दोनों पॉइंट का जवाब देना। मेरा दूसरा पॉइंट है, रमेश भंडारी जी कह रहे थे अभी आदिल हसन साहब की बात पर कि हम हिंदुओं की बात नहीं करते, हम 125 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो बीएचयू में महिलाएं, जो छात्राएं हैं, जिन्होंने बलात्कारियों, जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया उस पर कार्रवाई हुई, उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, फिर आधी अधूरी बात की जा रही है। क्या वो लोग अरेस्ट हुए या नहीं, उनके ऊपर एफआईआर हुई या नहीं, उनके ऊपर कोर्ट में मामला चल रहा है या नहीं, फिर आधी अधूरी बात हो रही है। फिर अगर आप अगर मुझे अपनी बात नहीं रखने देंगी तो मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर हिंदू एकता से तकलीफ क्या है उस पर चर्चा कर रही हूँ, आप कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, और वो मामले जिन पर कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है उस पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? जवाब ले लेते हैं हम। आदिल जी वेट कीजिए एक मिनट। किया गया है वो हिंदू है। प्रदीप भंडारी जवाब। जिन बेटियों को बीएचयू में सस्पेंड किया गया जवाब ले लीजिए। जवाब वो हिंदू है। मोहम्मद भाई, हमारी पार्टी और आपकी पार्टी में यही फर्क है कि आपकी प्रियंका वाड्रा कटुआ रेपिस्ट के पक्ष में रैली निकालने वाले को टिकट देती है, उनके साथ फोटो खिंचाती है, उनके लिए कैंपेन करती है। ये फर्क है आपकी पार्टी और हमारी पार्टी के बीच में। हमारी पार्टी में जो आरोपी होता है वो आरोपी होता है। सुनिए, मैं आपके भाषण को सुन रहा था, आप सुनिए। देखिए मैंने रीमा जी 10 सेकंड बोला, बीच में नहीं। अब ये रूल बन गया है ना, नहीं कोई बीच में बोलेगा, फिर क्यों बोलना है बीच में? जिन बेटियों के खिलाफ कार्रवाई, अच्छा ठीक है, कार्रवाई में निलंबित करने का, अरे भैया वो जेल में है, बताइए। अरे मोहम्मद फरहान भाई वो जेल में है, उनके लिए कोई हमारे पार्टी का नेता कोई रैली नहीं निकाल। चलिए एक और 10 सेकंड और इनको अगर बोलना बोल दीजिए, फिर इनको बोलिएगा, मुझे 30 सेकंड का मौका देंगे। रीमा जी कौन है? अब जवाब मैं दे दूं। जवाब मोहम्मद फरहान जी, अभी आप संविधान, एक मिनट समीर जी, एक मिनट। एक तो आपने अभी क्योंकि संविधान की बात कही, तो फिर कम से कम संविधान में जो बातें लिखी हैं उसको फॉलो भी करना चाहिए। देश कानून के हिसाब से चलता है, कानून के ऊपर क्यों, अदालतों के ऊपर क्यों सवाल खड़ा करना? जो मामला कानून के तहत जिस पर कार्रवाई हो रही है उसमें बीजेपी कहां से और कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? देश का कानून अपना काम कर रहा है ना। मैं जवाब जी, देश का कानून छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार संविधान और कानून को मानती है क्या? अगर कानून और संविधान को मानती होती तो क्या लोगों के घर गिर जाते? चलिए मैं जवाब, बेगुनाह लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया गया। मैं जवाब दे दूं। उत्तर प्रदेश का कानून और संविधान को मानने वाले। जवाब मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जल्दी से प्रदीप भंडारी, उसके बाद आदिल जी आपके पास आ रही हूँ। ये संविधान के प्रियम्बल को अमेंड करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। इमरजेंसी लाकर इस संविधान को तहस नहस करने का प्रयास किसी पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दलितों के फंड से लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी है। क्या कास्ट सेंसस की बात करेंगे? क्या कर्नाटक में कास्ट सेंसस कर पाए? क्या तेलंगाना के अंदर कास्ट सेंसस कर पाए? एक भी बात धारा बता दीजिए। संविधान दिवस हमने बनाया 50-70 साल बाद आजादी में, इस 70 साल तक संविधान दिवस नहीं बना पाए। क्या बात कर रहे हैं? हर पे झूठ पे बोल रहे हैं। और एक और इन्होंने मुझे विस्फोट किया। मैंने ये नहीं बोला हम हिंदुओं के लिए खड़े होते, मैंने बोला हम हिंदुओं के लिए खड़े होते हैं और साथ में 140 करोड़ देशवासी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ रही हूँ वापस आदिल जी के पास। छोटा सा ब्रेक देखते रहिए। प्रधानमंत्री ने बनाया है भारतीय जनता। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। हरियाणा में किसके सर सजेगा ताज? जम्मू कश्मीर में कौन बनेगा सरताज? होगा हर हार जीत का सटीक विश्लेषण। डीडी न्यूज के डेटा सेंटर से सबसे पहले जानिए हर सीट का हाल। देखिए जनादेश 8 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से लगातार। चलिए अब क्योंकि वक्त कम बचा है आदिल जी, मैं सीधे अब आप ही का रुख करना चाहूंगी। फिर मुद्दे पर लौट कर आते हैं। दिल्ली में ईदगाह, वो भी आपने देख ली क्यों कंट्रोवर्सी हुई। अदालत के फैसले की अवमानना करते हुए प्रोटेस्ट पर उतर आए। उसके बाद शिमला में भी हमने देखा और अब हमने आज का भाषण भी देखा। क्यों इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं जिससे देश का माहौल इस तरह से पैदा हो जाए? मैडम, सबरमिला में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया केरला में, सबरमिला मंदिर में अमित शाह ने क्या बोला था याद है? सबरीमिला में उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। क्या अमित शाह ने कहा याद है आपको? और जो फरहान साहब ने कहा, प्रताप है कर्नाटका का MP रहा है बीजेपी का, उसने कहा था 400 सीट 2 सीट हमने संविधान बदल देंगे। जाके अपनी टीम जो प्रोड्यूसर टीम जो है उनको बोलिए वो चेक कर ले उसका भंडार है। वो स्लो मोशन में हमारा चैनल नहीं चलता और ना मैं चलती हूँ, मुझे सारे बयान भी पता है, उन सब पर डिबेट भी करती हूँ मैं और उन सब पर डिबेट हो भी चुकी है। लेकिन 1 साल पुरानी बात पर मुझे आज चर्चा नहीं करनी जिस पर इतना हंगामा भी मच चुका है और जिस पर बात भी हो चुकी है। मुद्दे पर आइए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप जरा सा पूछिए RSS प्रमुख साहब से, जो है 1.2 CR स्क्वायर मीटर जो गोवा में फॉरेस्ट है उसको क्लासिफाइड किया जा रहा है। सुभाष जो है, एक सुभाष जो RSS के प्रमुख है, वो वहां पर क्रिश्चियन के पास्टर को गाली दे रहा है। नरेंद्र मोदी इटली में
पोप से गले मिलते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, और उनका एक्स आरएसएस चीफ जो है सुभाष जी, वो पोप को वहां पे क्रिश्चियन के बहुत बड़े सेंट, बहुत बड़े जो उनके मैंने आपसे क्या मुद्दा उठाने को कहा, क्या सवाल कहा, आप कहां से कहां पहुंचते हैं आदिल जी? मैडम सुन लीजिए, इसी को भड़काऊ बयान कहते हैं। मैम सुन लीजिए, 50,000 सूरत में डायमंड वर्कर को बेरोजगार हो गए, 70 डायमंड वर्कर सुसाइड कर लिए, ये भी हिंदू थे। इसका हिंदू एकता से क्या मतलब है? IMPCL जो सरकार की कंपनी है उसको बेचा जा रहा है, मुनाफा में, वो भी हिंदू और मुसलमान सब रहता है। पूछिए अदानी का जो मुद्रा एयरपोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ाया था मध्य प्रदेश में, कल 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया, उसमें आपके पत्रकार को याद नहीं आया क्या? जो समीर जी, जो दिल्ली का ड्रग्स दिखता है और अदानी के एयरपोर्ट का नहीं दिखता है, मध्य प्रदेश का कल ड्रग्स 1800 करोड़ का नहीं दिखता है? पूछिए पत्रकार महोदय से। रेलवे में 18 घंटा हर दिन रेलवे की घटना हो रही है और रेल मंत्री पेरू का इंजन दिखा रहा है, रेल मंत्री पेरू का इंजन दिखा रहा है, उस पे नहीं दिख रहा है। आज का टॉपिक रेलवे ट्रैक पे ये आज का टॉपिक को छोड़, जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग मुझे ही भड़का रहे हैं। फंड कम हो गया मोदी के, आपके ही समुदाय के लोग हैं जो रेल पटरी पे जो रख रहे हैं दुर्घटना करने के लिए, कौन लोग पकड़ाई में आ रहे हैं? ओवैसी के समुदाय के लोग हैं, आपके समुदाय के लोग पकड़ाई में आ रहे हैं। रेल पटरियों के ऊपर जो लकड़ी रख रहे हैं, सीमेंट के बोरिया रख रहे हैं, लोहे के लॉड रख रहे हैं, कौन है जो भारतीय रेल को नुकसान करना चाह रहे हैं? कौन है वो? समुदाय के नहीं, वो आपके बाबूजी हैं। कौन है वो लोग? जानकारी नहीं है। आप ही के पार्टी के लोग हैं, आपके बाबूजी ओबीसी के ही पाले हुए लोग हैं। जी गलत तरीका है, इस तरह से कमेंट नहीं करने हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत गलत तरीका है, मुझे फिर म्यूट करना पड़ता है क्योंकि मैं अलाउ नहीं करती हूँ अपने शो में इस तरीके की निचले स्तर की भाषा को। ये क्या तरीका हुआ आदिल जी, क्या तरीका है? समुदाय को क्यों बोलते हैं? मेरे समुदाय का नाथुराम को गिरफ्तार कौन लोग हुए उसके अंदर? गांधी को मारने वाला कौन था? गिरफ्तार कौन लोग हुए? एनआईए ने किसको गिरफ्तार किया? रेलवे पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया? क्यों बोल रहे हैं? किसको गिरफ्तार किया? किसके नाम आए? टीवी चैनल पे बैठ के कौन लोग साजिश कर रहे थे इसके पीछे? कौन लोग साजिश कर रहे थे? पत्रकार नहीं है, सब मालूम है आपको? पूछिए मोहन भागवत, सब मालूम है आपको, ओबीसी को मालूम है, हिम्मत पूछने का। सब मालूम है। कोई दलित आदिवासी संघ प्रमुख क्यों नहीं बना आज तक? कौन लोग 100 साल होने कौन लोग है जो तन से जुदा, सर तन से जुदा की नारे लगा रहे थे? हमने कौन लोग है? पत्रकार नहीं, आप दलाल है, आज पता चल गया मुझे। कौन लोग है? भाषा का प्रयोग है ये। आदिल जी, सरकार से आदिल जी ये तरीका ठीक था? आप खुद ही बता दीजिए। आप एक वरिष्ठ वक्ता, आपको लग रहा है तरीका ठीक है बात करने का? आदिल हसन जी, बहुत गलत तरीका, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। रीमा जी, आज आपके शो पे संस्कार सामने आ चुके हैं। आज आपके शो पे संस्कार सामने आ चुके हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ आदिल हुसैन किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनको लगता है कि पूरी दुनिया ओल्ड हैदराबाद के अंदर जिस तरीके से ये दादागिरी करते हैं, दबदबा करते हैं, वैसे ही चले भूल चुके हैं कि ये जो है नेशनल टीवी पे डिबेट कर रहे हैं। साथ देखिए धमकी चालू कर दी, धमकी। अरे नेशनल टीवी पर बैठकर ये तीसरी बार आदिल हसन आप कर रहे हैं कि आप एक धमकी दे रहे हैं, और फिर जब इन धमकियों के बारे में बात की जाती है तो आपको बुरा लग जाता है। फिर आपको बुरा लग जाता है। मुझे नहीं लगता मनोज यादव इसके साथ इत्तेफाक रखेंगे जो आप बात बोल रहे हैं, और मोहम्मद इरफान जी करेंगे। 500 टन सोना दिया लाल आदिल हसन जी, हैदराबाद में इस तरीके की भाषा बोली जाती है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ मत बोलिए। ऐसी भाषा अपने क्लोज परिवारजनों के साथ बात करा करिए। ऐसी संस्कार अपने साथ रखिए। मुझे बताइए रीमा जी, 7 एमएलए मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं इनकी ये व्यक्ति जिसकी भाषा इतनी खराब है, जिसकी भाषा और कोई सड़क में छाप व्यक्ति की भाषा में कोई फर्क नहीं है। ये 7 एमएलए जो है, इनके 7 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान क्यों है? तेलंगाना में एक भी दलित एमएलए क्यों नहीं है? इनका जवाब दीजिए। क्या एएमएम के प्रेसिडेंट कोई दलित है, कोई हिंदू है? नहीं है। किस भाषा से करेंगे? सीए पे पूरी शो हो गई, नहीं बता पाए, एक मुसलमान की सिटीजनशिप गई, और एक वरिष्ठ पत्रकार जो 40 साल तक जिसने सर्व किया उनके साथ इस तरीके का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि ये देश हिंदू मेजोरिटी और संविधान से चल रहा है। अगर इनका बस चलेगा तो ये तालिबानी राज ले आएंगे। इनका बस चलेगा तो जैसी डिबेट में ला रहे तालिबानी राज ले आएंगे। ये नहीं पढ़ के आए, ये तालिबानी नहीं। ये शब्द, अगर आपको यही शब्दों का इस्तेमाल करना है तो मैं 10 क्या आपको 5 सेकंड में नहीं दूंगी आदिल जी। 10 सेकंड। और इसीलिए जब ओवैसी के भाई बोलते हैं, छोटे भाई, और जब वो ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को एकत्रित होकर दिल्ली कूच करना चाहिए, तो उसका क्या मतलब निकलता है मुझे अब समझ में आ रहा है, जब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैडम सुनिए, नहीं सुनना चाहती मैं। तालिबान सरकार, मैडम आप लगातार धमकी पे धमकी दे रहे हैं, धमकी पर धमकी दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या भाषा है। चलिए मेरी बड़ी बहन बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए।
फाइनल तालिबान को फाइनल कमेंट फरहान जी, फाइनल कमेंट। तालिबान को मोदी सरकार ने 240 करोड़ रुपया फिर वही बात आ गई, पता कर लीजिए। मुद्दे पर बात नहीं करनी है, बाकी पूरी दुनिया की बात करनी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आज की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब मुद्दा ये हो रहा है कि आखिर फिलिस्तीन का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन उन महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। आज 1 साल हो गया है बरसी एक तरीके से जब इस तरह से हमला बोला गया, और उसके बाद से महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, वो तस्वीरें मासूमों की वो दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके साथ नहीं खड़े हैं। और अपने देश में भी जो सब चल रहा है उस पर बात करनी है, लेकिन बांग्लादेश पर बात नहीं करनी, श्रीलंका पर बात नहीं करनी और पाकिस्तान पर बात नहीं करनी। आखिर ये दोगली रणनीति क्या जनता की समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।